हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, और इसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसा कि यहाँ पर लिखा है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आएंगे आपको। हमने यहाँ पे कंपटीशन टेस्टों के नाम भी लिखे हैं। दोस्तों, ये प्रश्न या तो पहले पेपर में आ चुके हैं या फिर इनके आने की उम्मीद है। हम उनके लॉजिक और उनके मेन टॉपिक्स हैं उनके विषय में भी बीच बीच में पढ़ते रहेंगे। आइए हम अपना विषय प्रारंभ करते हैं और यहाँ पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया है, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें पता होना चाहिए परिमेय और अपरिमेय क्या होते हैं, रैशनल नंबर इरेशनल नंबर क्या होते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास दिया है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल किसके बराबर होता है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। इससे पहले हमें सारे जो लॉजिक है इनके बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। पूर्णांक किस संक्रिया के अंतर्गत आते हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए आप देख रहे होंगे नंबर सिस्टम भिन्न प्रकार की संख्याओं को लिखने, दर्शाने और उनके बीच के संबंधों के आधार पर उनका वर्गीकरण जो करने के नियम होते हैं उन्हें हम संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक है। क्या बताया, भिन्न प्रकार की संख्याओं को लिखने, दर्शाने और उनके मध्य के आधार पर, संबंधों के आधार पर उन्हें वर्गीकृत करने के नियम जो है संख्या पद्धति कहलाते हैं। संख्या पद्धति के बाद आता है अंक। अंक किन्हें कहते हैं, किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम अंक कहते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब अंक हैं। टोटल संख्या कितनी है अंकों की, 10। अगला क्वेश्चन आता है संख्या। और संख्या क्या होती है, आप समझ पाएंगे, एक या एक से अधिक अंकों के समूह को हम संख्या कहते हैं। ठीक है। और संख्या कैसी होती है, देखिए 2, 25 ये 2 अंकों वाली संख्या होगी, 352 ये 3 अंकों वाली संख्या होगी। ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं कि हम कॉमा किस प्रकार लगाते हैं, जो अल्प विराम होते हैं वो किस पर, मान लो हमारे पास संख्या दी हुई है ये, इसमें हम भारतीय पद्धति के अनुसार पहले में 3 फिर 2 2 के हिसाब से कॉमा लगाते हैं, ये भी हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है। और जो इंटरनेशनल, जो हमारे पास अंतरराष्ट्रीय पद्धति होती है उसमें हम 3 3 के बाद कॉमा लगाते हैं। ये कॉमा का क्वेश्चन भी अक्सर पेपर में आता है। अगला देखिए, प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जो गणना करने में प्रयुक्त की जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब आपने ध्यान रखना, जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या की हम गणना जीरो से प्रारंभ नहीं करते। ठीक है ना। आपसे पूछा जा सकता है कि जीरो प्राकृतिक संख्या क्यों नहीं है, और क्या आंसर है इसका, क्योंकि हम किसी भी संख्या की, किसी भी चीज की गिनती जीरो से नहीं करते। आपने क्या ध्यान रखना, सभी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक होती हैं। इस प्रकार की स्टेटमेंट भी आपसे टीचर पूछ लेते हैं। ठीक है। और इसको हम n द्वारा प्रदर्शित करते हैं। n इसके हम यूज करते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन सो फॉर, ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। और क्या ध्यान रखना, सभी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक होती हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है पूर्ण संख्या। यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को शामिल कर दिया जाए तो वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें w द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। ऊपर हमारे पास नेचुरल नंबर थे, वो क्या होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 होते हैं ना। अगर 1 2 3 4 में हम जीरो ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, होल नंबर, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन सो फोर। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, ध्यान रखना है। ये क्या है, तो सभी 1 2 पूर्ण 3 4 संख्याएं प्राकृतिक प्राकृतिक संख्याएं, ये संख्याएं सब क्या है, नहीं पूर्ण है। संख्याएं सभी हैं। पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं है, क्योंकि जीरो ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है। अगले में देखेंगे, पूर्णांक सभी पूर्ण संख्याएं और उनकी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक है ना। देखिए जैसे 0 1 2 3 4 5, ये सब इनकी ऋणात्मक ले लो, -5 -4 -3 -2 -1, इनकी ऋणात्मक और धनात्मक ये सब मिला के क्या बन जाएंगी, पूर्ण संख्याएं, इंटीजर्स। क्या बन जाती है ये, इंटीजर। इनको हम जेड से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं इनको, जेड से। और आपने यहाँ ध्यान रखना है, जीरो एक ऐसी पूर्णांक है, जीरो एक ऐसा पूर्णांक है, एक ऐसा इंटीजर है जिसका
धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक कोई नहीं होता, जीरो जीरो ही है, ना जीरो प्लस की मानी जाती है ना माइनस की। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हुए हैं, मैंने पहले देखा है इसको। नेक्स्ट में देखेंगे, फिर आता है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखते हैं उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन कई क्लासों में, आप 8th में, 9th में, 10th में, हर क्लास में इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं कि ये परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। इनको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर ये अंडर रूट वाली संख्याएं हो तो अंडर रूट वाली संख्याओं में हम कैसे लिखते हैं इनको, आपको वो भी ध्यान करना बताते हैं। जैसे सपोज कीजिए, मान लो अंडर रूट 4 है तो ये परिमेय है, अंडर रूट 9 ये परिमेय है, अंडर रूट 1 ये परिमेय है, अंडर रूट 16 ये परिमेय, यानी कि 1 2 3 4 इनके स्क्वायर को अगर अंडर रूट में लिखें तो ये परिमेय है। बाकी कोई भी संख्या परिमेय अंडर रूट वाली नहीं मानी जाती। जैसे मान लीजिए अंडर रूट 2 है, ये अपरिमेय है, अंडर रूट 3 ये भी परिमेय नहीं है, अंडर रूट 5 ये भी परिमेय नहीं है। जिनके वर्गमूल निकल जाते हैं अंडर रूट वाली, वो संख्याएं परिमेय होती हैं। ठीक है। और अगर फ्रैक्शन वाली हो, आपको यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन का भी एक लॉजिक समझा देते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग लॉजिक है ये। और फ्रैक्शन वाले लॉजिक में हम क्या करते हैं, जब यहाँ हमारे पास कोई फ्रैक्शन दिया हुआ हो तो हम ये बताएंगे क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं है। जैसे सपोज कीजिए 17/8 है, ये बताना है क्या ये परिमेय संख्या है। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि आप तो ये पता लग रहा है कि p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे हैं हम इसको। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, 2.3 क्या ये परिमेय संख्या है? अगला 0.3 के ऊपर बार, क्या ये परिमेय संख्या है? अगला देखिए 2.03 क्या ये परिमेय संख्या है? ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, बट ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि डेसिमल वाली संख्याएं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती हैं। ठीक है ना। अब देखिए डेसिमल वाली संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले तो आपने ये ध्यान रखना, जो भिन्न होते हैं वो शांत और अशांत दो प्रकार के होते हैं। और भिन्नों को जब हम डेसिमल में बदलते हैं, दशमलव में चेंज करते हैं, तो उनकी क्या क्वालिटी होती है। ठीक है। जो भिन्न होते हैं ना, भिन्न को हम दशमलव में चेंज करते हैं, वो पहले क्या होंगे, टर्मिनेटिंग, यानी कि शांत, जो पूरे पूरे भाग हो जाते हैं उनको टर्मिनेटिंग बोलते हैं। और जो पूरे पूरे भाग नहीं होते उनको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम अशांत बोलते हैं। ठीक। अब जो अशांत भिन्न होते हैं ये फिर दो प्रकार के होते हैं। कैसे? आवर्ती और अनावर्ती। रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है। इसका भी मैं आपको एग्जांपल लेके बता दें। जैसे 10/3 है, अगर आप इसको डिवाइड करोगे 3 मैनी टाइम्स आएगा, तो उसको 3 पे ऊपर बार लिख देते हैं, तो ये कौन सा हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। कौन सा हो गया ये? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है। अब मैं आपको ऐसा एग्जांपल मैंने अभी आप ऊपर लिख के दिखाया था, जिसमें जो है वो ना तो वो टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग होके नॉन रिपीटिंग है। ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ऐसी संख्याएं भी हो सकती हैं। और उसका कोई एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे 2.03 अभी लिया था मैंने, 003 ना तो ये डैश डैश क्या शो कर रहा कि ये रिपीट हो रहा है। ठीक है। और सॉरी ये कंटिन्यू है, और ये यहाँ क्या शो हो रहा है कि रिपीट भी नहीं हो रहा, तो नॉन रिपीटिंग। ठीक है ना, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है। ऐसी क्या संख्याएं होती हैं? परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर होते हैं ये। उसके बाद आती है अरे अपरिमेय संख्याएं, जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय, जिनको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो सब क्या है? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास सम संख्याएं। दोस्तों सम संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? जो दो से पूरी तरह भाग हो जाएं, या कह लो जिनके इकाई के अंक में 0 2 4 6 8 हो, उन्हें हम सम संख्याएं बोलते हैं। बाकी सब संख्याएं विषम होती हैं। जिनके इकाई के अंक में 1 3 5 7 9 हो, वो सब क्या होती हैं? विषम संख्याएं होती हैं। अब यहाँ पे विषम संख्याएं भी इन्होंने अलग से पूछा है। विषम संख्याएं क्या होती हैं? जो दो से भाग नहीं हो सकती, जिनके इकाई के अंक में 1 3 5 7 9, वो सब क्या होती हैं? विषम संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याएं देखिए,
जो संख्याएं एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य से पूर्णतः विभाजित नहीं होती अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं ये? अभाज्य संख्याएं। जो क्या बताया हमने? जो संख्याएं एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य से विभाजित नहीं होती उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। दो एक ऐसी अभाज्य संख्या है, या सबसे छोटी अभाज्य संख्या कह सकते हैं। दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है, दो एक सम अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, दो एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है, दो एक सम अभाज्य संख्या भी है, ये ध्यान रखना आपने। और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और से विभाग हो जाती है उसे हम भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर बोलते हैं। एक ना तो कंपोजिट नंबर है और ना ही वो प्राइम नंबर है। एक ना तो अभाज्य संख्या और ना ही भाज्य। और अभाज्य संख्याएं सम और विषम दोनों हो सकती हैं। अभाज्य संख्याएं सम और विषम दोनों हो सकती हैं। ठीक है, अब हम अपना वहां से फर्स्ट क्वेश्चन से प्रारंभ करते हैं। देखिए, और पहला क्वेश्चन है, देखिए हमारे पास, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? √2, √4, √6 एंड √8। देखिए, इसका वर्गमूल नहीं निकलता, इसका वर्गमूल 2 निकल जाता है, इसका वर्गमूल भी नहीं निकलता, इसका वर्गमूल भी नहीं निकलता। इसका मतलब √4 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये रैशनल नंबर है। आपने इसको ऐसे ही याद रखना है। अभी हमने आपको समझाया था कि रैशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। उन पर आधारित हमारे पास क्वेश्चन आने ही आने हैं। अगला देखिए, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल डैश के बराबर होता है। ध्यान रखना आपने, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या में जुड़े या अपरिमेय संख्या में घटाए। ठीक है, दोनों स्थितियों में वो अपरिमेय हो जाएगी। सपोज कीजिए, देखिए दो क्या है, एक परिमेय संख्या है, और √2 क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगी? ये अपरिमेय संख्या। क्या बन जाएगी? ये अपरिमेय संख्या। अगर दो में से √2 घटाएंगे तब भी ये अपरिमेय संख्या बन जाएगी। तो क्या ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास? अपरिमेय संख्या। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला देखिए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर कहाँ से बताए थे हमने आपको? 1, 2, 3, 4 प्राकृतिक संख्याएं जहां से गणना प्रारंभ होती है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? एक। ठीक है ना, ध्यान रखना है आपके इसको। अगला देखिए, पूर्णांक किस संक्रिया के अंतर्गत संवृत नहीं होते? ये पूर्ण किस संकर संवृत, इसको हिंदी में समझने में क्या मुश्किल आती है कि पूर्णांकों को भाग करने पर क्या वो पूर्णांक रहेंगे, पूर्णांकों को गुणा करने पर क्या वो पूर्णांक रहेंगे, दो पूर्णांकों को जोड़ करने पर क्या वो पूर्णांक रहेंगे, पूर्णांकों को घटाने पर क्या वो पूर्णांक रहेंगे या नहीं रहेंगे। आप देखिए, एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। ये 5 जो है हमारे पास पूर्णांक है। ठीक है, अब 5 में 8 प्लस कीजिए, क्या आ गया? 13। तो ये भी पूर्णांक है। इसका मतलब पूर्णांक योग के अंतर्गत संवृत हैं। अगर 5 में से 8 गया -3, तो यहाँ पे भी ये पूर्णांक बन गया, ये भी संवृत है। अगर 5 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 40, ये भी संवृत है। यानी कि मल्टीप्लीकेशन भी संवृत है, घटा भी संवृत है, प्लस भी संवृत है। और अगर 5/8 कर दिया जाए तो ये आ जाएगा 0 पॉइंट, अब इसको भाग करेंगे, 8 7 8 6 48, 0.6, ये पूर्णांक नहीं है। तो यानी कि पूर्णांक भाग के अंतर्गत संवृत नहीं है, यानी कि भाग को कवर पूर्णांक नहीं करते। तो पूर्णांकों को अगर भाग कर दे तो जरूरी नहीं है कि वो पूर्णांक कोई व्युत्क्रम नहीं होता। व्युत्क्रम क्या होता है? रेसिप्रोकल। यानी कि 5 का व्युत्क्रम 1/5, 7 का व्युत्क्रम 1/7, 1/8 का व्युत्क्रम 8। ठीक है, अब एक क्या है ऐसी संख्या जिसका व्युत्क्रम नहीं होता? क्योंकि 1/1 एक, इसका कोई भी व्युत्क्रम नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं, 6th क्वेश्चन। इन्होंने कहा है -1 और 0 के बीच कितने पूर्णांक हैं? अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें, -3, -2, -1, तो 1, 2, 3, तो क्या है यहाँ? एक 0। अब आपने 0 को टिक नहीं करना, नंबर ऑफ इंटीजर्स पूछे। ठीक है, नंबर ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों की संख्या पूछी है। कितने हैं? एक। कितने पूर्णांक हैं इसके बीच में? एक। ठीक है, -1, ये पजल करने वाला क्वेश्चन और कुछ नहीं है।
अगला देखिए, परिमेय 7th है, परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्सम है। अब गुणात्मक तत्सम क्या होता है परिमेय संख्याओं के लिए? एक। क्या होता है? एक। अगर किसी मतलब गुणात्मक तत्सम में क्या आता है कि दोनों संख्याओं को गुणा करने पर एक आ जाएगा तो वो उसका गुणात्मक तत्सम है। जैसे 5 है, 5 को अगर 1/5 से गुणा करेंगे क्या आएगा? एक। एक क्या है? गुणात्मक तत्सम। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ये सारी दोस्तों आपको, योज्य प्रतिलोम क्या होता है? जिस संख्या को जमा करने पर वह शून्य बन जाए। ठीक, यानी कि 5 का योज्य प्रतिलोम -5, 6 का योज्य प्रतिलोम -6, इसे -6 प्लस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो -1 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? 1। क्या होगा? 1, यानी कि अगर -1 में 1 प्लस करें तो वो 0 हो जाएगा। इन्हें हम क्या बोलते हैं? योज्य प्रतिलोम। अगला देखिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं? होल नंबर। कौन सी है सबसे छोटी पूर्ण संख्या? आप बता सकते हो? 0, -1, 2 या 1। ठीक है, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0। ठीक है, क्या है? ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही आंसर हो। कौन सी परिमेय संख्या अपने ऋणात्मक के अगले में समान देखते है? हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलिए, परिमेय संख्या है, कौन सा हमने ये ऐसा संख्या है जो अपने नेगेटिव के इक्वल है। ठीक है, अब बताइए कौन सी है? -1, 1, -2 और 0। ऑप्शन क्या है? डी यहाँ सही आंसर है। 0 जो है वो अपने ऋणात्मक के बराबर होती है। और नेक्स्ट देखते हैं अब, भाज्य संख्या को एक अद्वितीय रूप से डैश संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। भाज्य, भाज्य या सम। फैक्टर बनाते हैं हम, कैसे बनाते हैं? अभाज्य संख्याओं के बनाते हैं। काय के फैक्टर बनाते हैं? अभाज्य संख्याओं के बनाते हैं। और ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही आंसर। अगले में देखिए, दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। नहीं। क्यों? क्योंकि 0 एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक नहीं है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। आपने क्या ध्यान रखना, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, पर आएंगे नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर्स, फिर रैशनल नंबर, है ना? प्रकार होती है ना। हर एक नेचुरल नंबर है हम होल नंबर कह सकते हैं, हर एक होल नंबर को हम इंटीजर्स कह सकते हैं, हर इंटीजर को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। परंतु प्रत्येक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्रत्येक पूर्णांक को परिमेय संख्या हम कह सकते हैं। इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो। और नेक्स्ट पे देखिए, शून्य एक है। अब शून्य बताना है क्या है? प्राकृतिक संख्या है, संख्या है, या धनात्मक पूर्णांक है, या ऋणात्मक पूर्णांक है। हमने आपको बताया था शून्य ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, ना ही प्राकृतिक संख्या है। शून्य क्या है? एक क्या पर है। अगला देखिए, 0 से 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? दोस्तों, हमने इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाई हुई है, वो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एक हमने प्लेलिस्ट पे फोल्डर बनाया हुआ है, उसमें आपको वो मिलेगी। हमने 0 से 1000 तक की संख्याएं लेनी सिखाई थी, और आपको यहाँ ट्रिक सिखाते हैं। देखिए, एक आपने क्या याद रखना, 93, 60, 42। वेरी इंटरेस्टिंग। 1 से 25 तक 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं, और 26 से 50 तक 6 अभाज्य संख्याएं होती हैं। आपको बीच बीच में ही पूछ सकते हैं एग्जामिनर। और 51 से 75 तक 6 अभाज्य संख्याएं होती हैं।
और फिर वेरी इंटरेस्टिंग 76 से 100 तक 4 अभाज्य। ठीक है, क्या ध्यान रहेगा? 96, 64, 46। अब 46 का क्या लॉजिक है? 1 से कितनी अभाज्य संख्या? अब यहाँ देखिए 1 से 100 तक कितनी होगी? 9, 9 और 6 15, 15 और 6 21, 21 और 4 25। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो। ऑप्शन सी क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर? सही आंसर हो गया। और इस प्रकार हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं और पहले भी कभी ना कभी आए हुए हैं। अगला देखिए 1 से 100 तक के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याओं के युग्म। अब यहाँ देखिए पेयर्स पूछे हैं उन्होंने और पेयर्स कितने हैं? 8। कैसे पता लगता है ये? 5 और 7। ठीक है, इसको युग्म बोलेंगे। 7 और 9, 7 और 9 नहीं, 11 और 13। ठीक है, 3 5 5 7 11 13 17 19 29 31 41 43 59 61 71 73, ये सब क्या है? सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1 से 100 तक के बीच में 8 जोड़े जो हैं सह अभाज्य संख्याओं के होते हैं। एग्जामिनर आपसे इस प्रकार भी प्रश्न पूछ सकते हैं। कथनों में से कौन सा कथन पूर्णांक के लिए सही नहीं है? एक गुणात्मक तत्सम है, भाग क्रम विनिमय है, गुणन सहचर्य होता है, व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं है। तो हमें ये पता होना चाहिए इनके नियम क्या होते हैं। आइए हम पहले आपको नियमों को ही पढ़ाते हैं। देखिए क्या लिखा? परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। संख्याएं होती हैं योग के अंतर्गत समवृत होती हैं। मतलब अगर दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ क्या रहेंगी? प्रकार का क्वेश्चन हमने अभी ऊपर किया था। और अगर दो पूर्ण संख्याओं को उठाएंगे तो वो भी पूर्ण रहेंगी। ये पूर्ण नहीं रहेंगे क्योंकि व्यवकलन के अंतर्गत समवृत नहीं होती। जैसे मान लीजिए 5 में से हमने 8 घटा दिया, अब -3 पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्याएं गुणन के अंतर्गत समवृत नहीं होती क्योंकि अगर इनको गुणा करेंगे, मान लो -5, 5 को -8 से गुणा करते हैं तो माइनस ये 40 आएगा। -40 जो है वो संख्या नहीं है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। भाग में भी पूर्ण संख्याएं समवृत भाग के अंतर्गत नहीं होती। केवल पूर्ण संख्याएं प्लस के अंतर्गत, योग के अंतर्गत समवृत होती हैं। इसी प्रकार का क्वेश्चन पर देखना अभी। पूर्णांकों में ध्यान रखेंगे, पूर्णांक योग के अंतर्गत समवृत होते हैं, व्यवकलन के अंतर्गत भी समवृत होते हैं और गुणन के अंतर्गत भी मतलब किन्हीं भी पूर्णांकों को आप गुणा कीजिए, किन्हीं भी पूर्णांकों को आप जोड़िए, किन्हीं भी पूर्णांकों को आप घटाइए, आपके पास पूर्णांक ही बचेंगे। ठीक है, परंतु भाग के अंतर्गत समवृत नहीं होते। मान लो 5 को 8 से भाग करेंगे, ये 0.6 समथिंग आएगा। ये भाग के अंतर्गत पूर्णांक समवृत नहीं होते, भाग को कवर नहीं करते। दो पूर्णांकों को भाग करने पर जरूरी नहीं है कि वो पूर्णांक ही बचे। अगला देखिए, परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत समवृत होती हैं। योग करने पर परिमेय संख्याएं परिमेय ही रहेंगी। वो परिमेय संख्याओं को घटाने पर वो परिमेय ही रहेंगी। दो संख्याओं को गुणा करने पर वो परिमेय ही रहेंगी, परंतु भाग करने पर जरूरी नहीं है कि वो परिमेय रहें। परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत समवृत ही। अब आता है क्रम विनिमयता का नियम। क्रम विनिमयता नियम क्या होती है? पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में प्लस कर लेंगे, क्या रहेंगी? ठीक है, वो जो है क्रम विनिमय होता है, व्यवकलन क्रम विनिमय। हाँ, ठीक है, व्यवकलन में अगर घटाएंगे वो क्रम विनिमय नहीं है। मान लो 8 में से 5 घटाए और 5 में से 8 घटाए, दोनों संख्याएं नहीं आएंगी। गुणन में भी क्रम विनिमय नहीं है और भाग में भी क्रम नहीं है। आपको ये चीज नहीं है, इन पर आधारित प्रश्न आपको आने हैं। आइए देखते हैं, अब हम अपना क्वेश्चन करते हैं दोबारा वहीं पर। 16th क्वेश्चन था हमारा, निम्न कथनों में से कौन सा कथन पूर्णांक के लिए सही नहीं है? एक गुणात्मक तत्सम है, भाग क्रम विनिमय है। अभी हमने आपको बताया था भाग क्रम विनिमय नहीं है, तो हमारा ये वाला कथन जो है वो असत्य है, ये सही नहीं है ना।
आगे देखते हैं। 17 में देखिए 2x माइनस 13, 2x माइनस 11, 2x माइनस 9, 2x माइनस 7 क्रमागत कैसी हैं? सम संख्याएं, विषम है, प्राकृतिक हैं। आपने क्या करना है, इसमें आपने कोई एक संख्या 6 पुट कर लेते हैं। अब आप पूछेंगे 6 क्यों किया या 7 क्यों पुट किया, ताकि यहां से मुझे आसानी से ये हल करना पता लग जाए। मैं यहाँ 7 पुट कर लेता हूँ, x की वैल्यू क्या बचेगा 1। अगर नेक्स्ट में मैं 7 पुट करता हूँ तो क्या बचेगा, देखिए क्या बन रहा, 1 3 5 7 कैसी संख्याएं हैं ये? विषम संख्याएं। कैसी संख्याएं ये? विषम संख्याएं। ये क्रमागत विषम संख्याएं होंगी। क्या है ये? क्रमागत विषम संख्याएं होंगी। अब देखिए 18 सम में इन्होंने पूछा है 3 रेज टू पावर 98 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं दोस्तों, पहले इसको हम पावर 4 में कन्वर्ट करते हैं। वो बताता हूँ आज पहले क्यों करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत जरूरी है, हर एग्जामिनेशन में आता है। देखिए 1 को हम कितनी भी बार मल्टीप्लाई करें हमारे पास 1 ही आए। हम सबको आपको 4 बार मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि यूनिट प्लेस पे क्या आया 6। अब 3 को 4 बार मल्टीप्लाई कीजिए, वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 1। अगर 4 को 4 बार गुना करते हैं, 4 चौके 16, 16 16 56, वेरी इंटरेस्टिंग। फिर 6 आ गया। अगर देखो 1 5 का केस कैसा है, आप किसी को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें सेम डिजिट रहेगी। अब बहुत इंटरेस्टिंग आपको रिजल्ट मिलने वाला है। देखिए 6 इंटू 6 इंटू 6 4 टाइम्स। मैं आपको ये 4 का भी लॉजिक बताऊंगा अभी। कम से कम 36, और 36 को फिर 36 से गुना करेंगे, ये 1024 आएगा। 36 को 36 से गुना करके 1206। इंटरेस्टिंग, आप देख रहे हैं 6 आ गया। फिर आपको सारे अंकों को 4 बाई मल्टीप्लाई करने पर देखिए क्या मिलता है। 7 7 49, 49 को 49 से गुणा करेंगे। देखिए 49 को अगर 49 से गुणा करेंगे, लास्ट डिजिट क्या आएगी, 99 81 1। सब में आपको 1 और 6 मिलने वाला है। 8 को देखिए 4 बार मल्टीप्लाई करिए, 8 8 64, 64 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 चौके 16 आ जाएगा आपके पास। और 16 का यूनिट प्लेस क्या है, फिर 6। आपको मेरी ख्याल बड़ी बात समझ में आई होगी, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा है, ये 4 का लॉजिक क्या है। और फिर देखिए अगर 9 को मैं फिर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूँ, 99 81, 81 का 81 से मल्टीप्लाई करा, फिर 1, यानी कि सारी संख्याओं को 1 और सिर्फ 5 को छोड़ के यूनिट प्लेस पर 4 बार मल्टीप्लाई करें तो 6 ही आएगा। ठीक है, अब हमने इस क्वेश्चन को करना है। ये आपको समझाने के लिए लॉजिक बनाया था मैंने। यहाँ पर हमें है दिया हुआ 3 रेज टू पावर 98। अब हमने यहाँ तक तो 3 वाला मैं इसको संभाल के रखता हूँ, मैं नीड रब कर रहा हूँ। मुझे यहाँ से क्या पता लगेगा, 3 रेज टू पावर 4 जो है वो 1 होता है। ठीक है, यूनिट प्लेस पे क्या आता है, वहाँ पे 1 आता है। ठीक है, तो मैं इसको 3 रेज टू पावर 4 में कन्वर्ट कर लेता हूँ। डिवाइड कीजिए इसको अपने माइंड में, 98 को 4 से, 4 दूनी 8, बच गए 1 18, और 4 चौके 16, प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 रेज टू पावर 1, 4 1 हो गया, 1 रेज टू पावर 24 इंटू 3 रेज टू पावर 2। 3 रेज टू पावर 2 क्यों आया, जैसे ये प्लस है, आपको ये करने वाला जो आएगा घातांक वाला, उसमें आपको बताऊंगा कि जब हम 3 रेज टू पावर 2 प्लस 3 लिखते हैं, इसका मीनिंग होता है 3 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर। ठीक है, ये वहां बताया जाएगा आपको, अभी आप इसको यहाँ ऐसे समझिए। अब ये तो 1 हो गया सारा, 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करो 1 आ जाएगा, और 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा। अब 9 को 5 से डिवाइड कर लो, देखो कितना इंटरेस्टिंग हो गया। अब आपको 9 को 5 से भाग करोगे, उन्होंने शेषफल पूछा, 5 एकम 5, क्या बचेगा 4। क्या आंसर आ गया हमारे पास यहाँ पर, 4। नेक्स्ट में देखिए 13 रेज टू पावर 2003 इकाई के अंक में क्या आएगा। अब आपको फिर यहाँ 3 है, देखिए
आपने केवल इकाई का अंक देखना है। अब 3⁴ मैंने 4 का लॉजिक आपको बताया था, आपने अपने माइंड में ऐसे रख लेना ध्यान करके 3 × 3 × 3 × 3 3 3 9 नम नम 81 यूनिट प्लेस पे 1, आपको 1 या 6 लेना है, उसका आपने ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर 1 आएगा, इसको आपने 5 से भाग करो, 5 चौका 20, ये 500 आ जाएगा प्लस में 3, ठीक। 1⁵ 500। अब यहाँ पे इंटू में लगा देता हूँ, इंटू 3⁵3 500 का क्या बन गया है सारा 1, और 3 × 3 × 3 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 27 को 1 से गुणा करा, फिर 27, इकाई का अंक क्या आएगा 7। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। अगले में देखिए 2⁻10 -1 2⁻10 -1 में से किस से विभाज्य है, किससे भाग हो सकता है ये बताना है। अब यहाँ पे हमारे पास लॉजिक कोई नहीं है, हमें 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना ही करना है। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 10 टाइम्स 1 2 3 4 5, ये हो गया, ये आ गया 2 2 जा 4, ठीक है। ये फिर 4 5 टाइम्स 4 आ गया, इसको फिर मल्टीप्लाई करा, ये आ गया 16 × 16 × 4 256, 4 से मल्टीप्लाई करा, 4 से 24 का 4 लगा 2, 20 और 2 22 का 2 से लगा 2, 1024 -1 क्या बचेगा 1023। वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखना कितने से भाग हो सकता है, 3 से हो जाएगा क्या, 3 और 2 5 और 1 6, ये 3 से भाग होता है तो संख्या 3 पे भाग हो सकती है। देखो 2 से नहीं हो सकती क्योंकि यूनिट प्लेस पे जो है इसके इवन नंबर नहीं है, 4 से नहीं, 2 से नहीं होगी तो 4 से भी नहीं होगी, 10 से तभी होगी जब इसके यूनिट प्लेस पे 0 होगा, तो केवल काहे से विभाज्य है ये 3 से ये विभाजित है। अगले में देखेंगे किसी नगर की जनसंख्या 30.30 मिलियन है, यह संख्या डैश के बराबर है। अब इन्होंने स्टैंडर्ड फॉर्म में दे दिया। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, आपको यहाँ क्या ध्यान रखना, 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। क्या होता है 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। तो आपने क्या करना, 13.3 को 10 लाख से गुणा कर देना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है। यहाँ पे आपने डेसिमल हटाने के लिए 10 लगाया, इस 0 से 0 को हटाया तो क्या बन गया 303 1 2 3 4 5 zeros 1 2 3 4 5। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। यहाँ प्लेसेस देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 3.03 × 10⁻7, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही आंसर होगा। नेक्स्ट में देखिए -3/8 गुणा -7/13 का व्युत्क्रम क्या है। व्युत्क्रम के लिए क्या करना है आपने, पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए, सेम साइन मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा 21, और 13 को 8 से गुणा करा 104। व्युत्क्रम मैंने रेसिप्रोकल उल्टा क्या हो जाएगा 104/21, 104/21। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट में देखिए जब किसी संख्या के आधे में 15 जोड़ दिया जाए तो परिणाम 39 आता है। सपोज करो संख्या x है, इसका आधा बटा 2, इसमें क्या जोड़ा 15, आया क्या 39, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना, और सॉल्व करने का स्टाइल क्या है हमारे पास, क्या ध्यान रखना आपने, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये इजी वे है। चलो पहले हम ऐसा करते हैं 15 को शिफ्ट करते हैं, वो ज्यादा इजी रहेगा। x/2 = 39 - 15, साइड चेंज करनी, साइन भी चेंज करना। x/2 will be equal to 24 and x will be 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया 48। आप देखेंगे 48 तो ऑप्शन में है ही नहीं। आप संख्या सवाल दोबारा पढ़िए ध्यान से, वास्तविक संख्याओं के अंकों का योग बताना है, ठीक है ना, यहाँ परेशान नहीं होना। 4 × 8 12, आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा 12। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तभी आपको पता लगेगा, अदरवाइज आप पजल हो जाओगे। वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25th क्वेश्चन है ये। इसमें इन्होंने बोला है यदि भिन्न 5/8 के तुल्य है, कोई भिन्न क्या है 5/8 के तुल्य है, इसके अंश और हर का जोड़ 91 है, इस
भिन्न के हर और अंश में क्या अंतर होगा, वही उसी तरह का क्वेश्चन है। सपोज कीजिए कोई भिन्न है x अपॉन वाई, अप्लाई किया 8x प्लस सॉरी इज इक्वल टू 5y, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको ऐसा आ गया। इन्होंने क्या कहा, उसके अंश और हर का जोड़ 91 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 91। अब आप यहाँ क्या करेंगे, इसको सारे को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें इजी हो जाएगा। देखिए ठीक है, 7 2 9, 8 एकम 8 और 8 रम 72, 8x जगह यहाँ से हम 5y पुट कर सकते हैं इसको, और ये आ जाएगा 7 2 8, 13y विल बी इक्वल टू 728 एंड y विल बी इक्वल टू 728 अपॉन 13, 13 पंजे 65, बच गया 7 78, 6 6 78, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 56, ठीक है। यहाँ लिखिए 8x इज इक्वल टू 5 इंटू 56 और x विल बी इक्वल टू 5 इंटू 56 अपॉन 8, 8 से इसको कट कर दीजिए, कितना आ गया 35। अब देख रहे हो ना, तो 35 आंसर है ना 56 आंसर है, क्यों, क्योंकि उन्होंने तो अंश और अंतर पूछा है। तो आपने क्या करना, 56 में से 35 को घटा के देख लेना, आंसर क्या आ गया 21, ऑप्शन 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 24 है, इन संख्याओं का कम से कम संभव योग क्या होगा। वेरी इंटरेस्टिंग, ये 6 कम सम क्लास के क्वेश्चन है। हमने यहाँ ऑल फैक्टर्स लिखने होते हैं, 6 क्लास में हम ऑल फैक्टर्स बताते हैं, यानी कि 24 किस किस के टेबल में आया। योग पूछा, इसको योग करेंगे 25, इसको प्लस करेंगे 14, इसको प्लस करेंगे 11, इसको प्लस करेंगे 10। वेरी इजी, बताइए सबसे छोटा कौन सा है 10, ठीक है। तो उन्होंने क्या पूछा है, इन संख्याओं का कम से कम क्या योगफल है, तो 10 है। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ऑप्शन नहीं है, यहाँ दोनों जगह 10 9 आ गया, तो यहाँ 10 होना चाहिए था। कहीं पे भी एक जगह 10 होगा तो ऑप्शन 10 आएगा, क्योंकि 4 और 6 के सबसे छोटे फैक्टर हैं जिनका योगफल 10 है, ऐसे फैक्टर हैं जिनका योगफल 10 है। नेक्स्ट में देखिए, ट्वेंटी सेवंथ क्वेश्चन है। यहाँ लिखा है कुछ संख्या दी है इन्होंने 82,90,000 82,90,30,000 को मानक रूप से k इंटू 10⁻n के फॉर्म में व्यक्त करते हुए k प्लस n का मान, वेरी इंटरेस्टिंग, पावर और जो स्टैंडर्ड यूज उसकी स्टार्टिंग की है उसको प्लस करके बताना है आपने। तो देखिए 82903000, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब 8.290 इंटू 10⁻8, अब ये n है और ये k है, इन दोनों को जोड़ना है हमने। यहाँ तो बाद में 3 की जरूरत नहीं है, तो क्या आ जाएगा ये सीधा सा 16.29 समथिंग, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार के और वीडियो जानने के लिए प्लीज वंस अगेन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपको प्लेलिस्ट में कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड और भी यहाँ पर वीडियोस मिलेंगे, तो आप प्लीज